हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाई करते 10 की विज्ञान। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपको कार्बनिक रसायन सीखने के लिए। 11th क्लास में आपको एक चैप्टर केमिस्ट्री है जिसका नाम है, पूरी केमिस्ट्री का क्या नाम है, कार्बनिक रसायन। उसकी शुरुआत 10th क्लास से ही हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम सीखेंगे IUPAC वगैरह किसी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे रखते हैं, सारी चीज़ें इस चैप्टर में समझने वाले हैं और खासकर स्टडी करने वाले हैं हम कार्बन के बारे में बहुत अच्छे से इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं कार्बन के, ठीक है बेटा। तो देखेंगे इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोग, इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन पे ही चर्चा होगी। तो सबसे पहली बात, मैं कुछ खास बात बताने वाला हूं आपको कार्बन के बारे में। सबसे पहले बताने वाले हैं कार्बन का प्रतीक क्या होता है। बहुत सारे महान लोग होते हैं जिन्हें कार्बन का प्रतीक ही नहीं पता होता है बेटा, इसलिए लिख ही लो आप। जो कार्बन का प्रतीक होता है वो क्या होता है, C। कार्बन प्रतीक क्या होता है, C। समझ में आ रहा है। और जो कार्बन है वो परमाणु क्रमांक उसका जो होता है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक उसका कितना है, 6। ठीक है बेटा। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, कार्बन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है। अच्छा जी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता का मतलब ये है बेटा, कार्बन कितनों के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन उससे पहले आप ये जानो, कार्बन का हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, देखो बेटा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है बेटा, जैसे 6 के तोड़े लिखो, 2 और 4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होगी, कार्बन की संयोजकता देखो बेटा, जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, बाह्य कोश में जो नंबर आता है उसको हम उसकी संयोजकता कह देते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। याद रखना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपसे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पूछते हैं बेटा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है। यह मत देखो, उस पॉइंट कोई खास बात जरूरी नहीं है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई बेटा। ये कार्बन के बारे में कुछ खास चीज़ें थी। अच्छा, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए लो बेटा। कार्बन के 2 अपर रूप, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। एक कौन सा होता है बेटा, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। छोटी क्लासों में आप पढ़ के आए होंगे चीज़ों को, हीरा एंड ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा एंड ग्रेफाइट। समझ में आया बेटा। कार्बन के 2 अपर रूप कौन से होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अपर रूप का मतलब यह है दूसरे रूप, डुप्लीकेट फॉर्म, कार्बन के दूसरे रूप। ठीक है। तो ये कुछ खास बातें थी जो कार्बन को बताई हैं, आपको याद रहनी चाहिए। अब हम करते हैं कुछ स्टार्टिंग चैप्टर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, उसका हम काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिर हम और चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। इन चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ना जरूरी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, और आप चिंता ना करें बेटा, आपको सब कुछ समझ में आएगा 100%। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। ठीक है बेटा, सहसंयोजी बंध क्या होती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो इसको आप कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि बेटा, जैसे क्लोरीन का बनना, देखो क्लोरीन कैसे बनता है। ठीक है। जैसे Cl2 का बनना देख लो। अच्छा, Cl2 का बनना देख लो कैसे बनता है। देखो जो Cl है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। आप पे पढ़ रखे हैं बेटा पिछले चैप्टरों में।
जब 17 होता है तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखते हैं, 2, 8 और 7। भाग उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 2 Cl है हमारे पास, तो 2 बार चाहे तो 2 बार 17 लिख लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2, 8 और 7, मतलब दोनों के भाग उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा Cl ये रहा, इसके भाग उसमें 7 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, दूसरा Cl देखो बेटा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या है बेटा, भाग उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो ये Cl क्या काम करता है, ये Cl इस देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये Cl चाहता है कि मैं इसके इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो इसके पास 8 हो जाएंगे। तो ये Cl होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है बेटा। देखो इसने कहाँ काम किया बेटा, इस वाले Cl ने इस वाले Cl का इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास अब कितने हो गए, इसके पास हो गए अब 8 इलेक्ट्रॉन, पहले कितने थे, 7। तो इस वाले Cl ने क्या किया, इस वाले Cl ने भी बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया ऐसे करके, तो उसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया खुश। तो बेटा बीच में देखो, बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, परंतु इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, जनरली हम ऐसे करते हैं, Cl बॉन्ड Cl। बेटा इस चीज़ को हम ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, और हम जानते हैं बेटा एक कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, लेकिन ये प्रदर्शित करना जरूरी नहीं होता, हम सीधे लिख देते हैं Cl बॉन्ड, Cl इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। हम कह सकते हैं कि वे जब हम इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं बेटा, जैसे अणु बन रहा है, Cl2 क्या है, एक अणु है, और ये क्या है, परमाणु है। ठीक है, तो अणु के फॉर्मेशन में, अणु के बनने में, जब अणु बनता है तब अणु के निर्माण में कोई भी परमाणु बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की बेटा, नहीं एक इलेक्ट्रॉन की। जब अणुओं का फॉर्मेशन होता है, जब अणु बनते हैं, तब इलेक्ट्रॉन बराबर की साझेदारी करते हैं। ठीक है, इस बराबर के साझेदारी को ही हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। यह हम कह सकते हैं जब 2 परमाणुओं के मध्य बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। बेटा बराबर के दो परमाणु हैं, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी हुई है। ठीक है, जब 2 परमाणुओं के मध्य बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तब बनने वाले बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। समझ में आ रहा है, बराबर के इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे कह सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो दोनों के मध्य है, तो दोनों की साझेदारी में है नहीं है। हम कह सकते हैं जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े की, इलेक्ट्रॉन के युग्म की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, जब 2 परमाणुओं के मध्य, जब 2 परमाणुओं के मध्य, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, जब 2 परमाणुओं के मध्य, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जब 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, जब 2 परमाणु के मध्य बराबर के, ठीक है, बराबर मात्रा में। ठीक है, जब 2 परमाणु के मध्य बराबर के इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, की साझेदारी होती है, तब जो बंध बनता है, उसे ही सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध कहते हैं। समझ में आया बेटा, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, जब 2 परमाणु के मध्य बराबर के इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े। ठीक है बेटा, देखो 2 परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, बराबर के इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है, तो इस प्रकार के बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो बेटा सहसंयोजी बंध आपने हेडिंग डाल रखा है, तो ये फटाफट ये लिख लो जो मैंने छपाया है आपके लिए। फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया Cl2 का बनना।
ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ये कैसे बनते हैं। क्लियर समझ में आया बेटा? सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इस प्रकार के बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है या बराबर के इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों के युग्म को ज़्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की साझेदारी होती है तो इस प्रकार के बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए ना सहसंयोजी बंध बहुत अधिक समझना जरूरी है। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखते हैं N2 में कैसे बनता है बेटा। ठीक है, देखो बेटा O2 है, N2 है, CH4 है, बहुत सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देखो दूसरा देख लो, दूसरा देखो बेटा, दूसरा देखो O2 का बनना। O2 कैसे बनता है? देखो O2 के बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? O2 के बाहर कोश में कितने होते हैं बताओ? देखो O2 का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 8। इसलिए लिख सकते हैं 2 और 6। 2 O है तो 2 बार लिखना चाहो लिख लो, वैसे कोई जरूरी नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 6। ठीक है, बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो इसका 6 इक्का दुक्का तिक्का चौक्का पंजा छक्का, इक्का दुक्का तिक्का चौक्का पंजा छक्का, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस वाले ऑक्सीजन को अगर इसके 2 मिल जाएं तो इसके पास 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बताओ? तो बेटा ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है? इससे मांग लेता है कि अल्लाह अल्लाह के नाम दे दे भैया, तो इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? क्लियर समझ में आया बेटा? अब ये वाला क्या करता है? ये वाला इससे 2 मांग लेता है तो इसके पास 2 कितने हो जाएंगे? इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बराबर में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहा। बेटा जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हुई है। ठीक है, यह इसको हम लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों के लिए? ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं बेटा N2 का बनना, N2 का बनना, N2 का बनना। ठीक है, देखो N का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 और 5, 2 और 5। तो N के पास 5 है बेटा। देखो इक्का दुक्का तिंगा चौका पंजा। ठीक है, और इस N के पास भी 5 है बेटा। देखो 1 2 3 4 5। अब इसके पास 5 है, अगर उसको 3 मिल जाए तो कितने हो जाएंगे? इसके पास 8, और इसको भी 3 मिल जाए इसके तो किस पास हो जाएंगे? 8। तो ये क्या काम करता है? जो नाइट्रोजन होता है बेटा इसके 3 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले लेता है। ठीक है, इसके पास कितने हो गए? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। समझ में आ रहा है बात? अब ये वाला नाइट्रोजन है, ये भी इसके 3 इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है तो इसके पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, अब बेटा देखो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हुई है तो यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात? अब हम देखते हैं CO2 का बनना कि CO2 आखिर कैसे बनता है। ठीक है, तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया आप लोगों के? सहसंयोजी बंध क्या होते हैं बेटा? हम कह सकते हैं बेबंध, 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 बेबंध जो इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी से बने होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर की या इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने होते हैं सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। ऐसे भी हम देख सकते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटा CO2 का बनना, CO2 का बनना कि CO2 आखिर भैया कैसे बनता है। ठीक है, तो कार्बन को देखो बेटा 6 एटॉमिक नंबर होता है तो उसको मिल सकते हैं 2 और 4। ऑक्सीजन को देखो कितना एटॉमिक नंबर होता है? 4, तो उसको मिल सकते हैं 2 और 6। ठीक है, समझ में आया? अब बेटा कार्बन देखो, कार्बन कितना है? 4 एटॉमिक नंबर है, इक्का दुक्का तिंगा चौक्का, 4 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं ऐसे और ऐसे, कार्बन के 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के लिखते हैं बेटा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 6 हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन को अगर 2 मिल जाए तो कितने हो जाएंगे? 8। ऑक्सीजन को 2 मिल जाए बेटा, ये 2 मिल जाए कितने हो गए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन खुश हो गई। इस ऑक्सीजन को 2 इसके मिल जाए तो कितने हो जाएंगे? 8। 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन खुश हो गई। अब कार्बन को बेटा 2 इससे चाहिए और 2 इससे चाहिए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सप्रेशन हो गया।
ठीक है, तो हम देख रहे हैं इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के मध्य में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। इन दोनों बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 है, तो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो बॉन्डिंग होती है वो ऐसी होती है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। अच्छा, CH4 में और देख लो कैसे बनता है। ठीक है बेटा, देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। CH4 में कोवलेंट बॉन्ड का बनना कि आखिर इसमें कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं CH4 में। ठीक है, देखो बेटा, जैसे C है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसको सकते हैं 2 और 4। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है एटॉमिक नंबर, तो सकते हैं 1। ठीक है, तो C के जो 4 है बेटा, ये ऐसे प्रदर्शित करो, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन तो प्रदर्शित ऐसे कर दो। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन सभी से 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो कार्बन पास कितने हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो ऑक्सीजन है वह हाइड्रोजन है बेटा, इसके लिए 2 भाग उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये इससे ले लेगा अल्लाह के नाम से, ये इससे, ये और ये, ऐसे मांगता के काम चलाते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है ना, मौज मस्ती में कुछ भी कहता रहता हूँ, बुरा मत माना करो यार। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, कार्बन, देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पे एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे 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 ऐसे, समझ गया ना भावनाओं को। तो इस प्रकार CH4 का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, अपने पास मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन को ही जोड़ सकता है कार्बन, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है बेटा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, संयोजकता का मतलब ये हो गया परमाणुओं को जोड़ने की क्षमता। कोई भी परमाणु अपने पास कितने परमाणुओं को जोड़ सकता है, ये क्षमता ही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, संयोजकता क्या है बेटा, देखो संयोजकता से काम चाहो तरीके से ये समझा देते हैं कि जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है बेटा। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा लिखा होता है, लेकिन सटीक ये नहीं है, संयोजकता की परिभाषा कुछ अलग ही चीज़ है। तो संयोजकता ये हो गई। ठीक है, लेकिन बेटा संयोजकता वास्तव में क्या होती है, वास्तव में ये होती है कोई परमाणु जितने अन्य परमाणु को जोड़ने की क्षमता रखता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, जैसे कार्बन 4, देखो बेटा, जैसे परमाणु नहीं बेटा, कोई भी परमाणु जितने सिंगल बंद बना सकता है, कोई भी परमाणु जितने बंद बना सकता है, कोई भी परमाणु जितने बंद बना सकता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4। कार्बन कितने बंद बना रखा है, 1 2 3 4। कोई परमाणु जितने बंद बना सकता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4। अब हाइड्रोजन के बीच में कितने बंद है, हाइड्रोजन का 1 बंद है, देखो मात्र, तो हाइड्रोजन की कितनी हो गई, हाइड्रोजन की 1 संयोजकता होती है। ऑक्सीजन कितने बंद बना सकता है, 1 और 2, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। कार्बन कितने बंद बना सकता है, 1 2 3 4, तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। ये ऑक्सीजन कितने बंद बना सकता है, 1 और 2, तो संयोजकता 2 हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो इस प्रकार से हम संयोजकता देखते हैं, किसी परमाणु के जितने बंध उपस्थित होते हैं, किसी परमाणु में जितने बंध उपस्थित होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। वास्तव में तो परिभाषा यही होती है बेटा, लेकिन ये बड़े लेवल पर पढ़ाई जाती है आप लोगों को। ठीक है, मैंने फिलहाल आपको समझा दिया रियल तरीका क्या है। छोटे क्लास में आपको समझाते हैं जैसे मैंने आपको समझाया था, लेकिन इससे सटीक आंसर नहीं आते। ठीक है, लेकिन संयोजकता के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है संयोजकता क्या होती है। लेकिन हाँ, कार्बन संयोजकता कितनी है, 4 है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये पेपर में पूछ लेता है कभी कभार। वैसे संयोजकता में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 11वीं क्लास में ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन हाँ आपको इतना याद रखना है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के लिए। अब हम डालेंगे सहसंयोजी यौगिक। आगे सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, हमने सहसंयोजी बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है। अब हम डालेंगे सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक अर्थात कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है बेटा, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं बेटा वे कंपाउंड जिनमें सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो वे कंपाउंड या वे यौगिक, वे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड, वे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं बेटा, है ना। कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं।
ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। समझ में आया बेटा? सहसंयोजी क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? चलो अब देखते हैं कुछ और चीज़ें। जैसे अब हम देखते हैं सहसंयोजी यौगिकों के कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सहसंयोजी यौगिक समझ के बेटा क्या होता है? अब हम डालेंगे सहसंयोजी यौगिकों के गुण। हेडिंग डालो बेटा, सहसंयोजी यौगिकों के गुण। सहसंयोजी यौगिकों के गुण। सहसंयोजी यौगिकों के गुण। ठीक है, देखो बेटा, जैसे YouTube चैनल पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाते हैं भैया, ठीक है, अपनी महानता मतलब अच्छा प्रकट करने के लिए, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिलेबस कराने के लिए। ठीक है, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो, अगर खास पढ़ाएंगे, जैसे यूट्यूब चैनल पर सारे टीचर पढ़ाते हैं खास इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे सब बच्चे अच्छा महसूस करते हैं, तो उससे क्या है, अच्छे नंबर नहीं आते, पूरे नंबर नहीं आते, कुछ नंबर आते हैं। जैसे खास चीज़ें पढ़ोगे तो कुछ नंबर आएंगे, लेकिन मैं आप ये डिटेल से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल A to Z नोट्स बनवाते हुए चल रहा हूँ। तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे लिखते हुए चलिएगा। मैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सहसंयोजी यौगिकों में जो गुण होते हैं, पहले गुण की बात करते हैं। पहला गुण क्या है बेटा? तो सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लीजिए बेटा, सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। लिखो पॉइंट बेटा ये। ठीक है, तो बेटा देखो, जैसे ठोस अवस्था में देखो बेटा, जैसे ठोस अवस्था में एग्जाम्पल देख लो बेटा, कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज है, ठीक है, ये भी सहसंयोजी यौगिक होता है। ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, ये सब ठोस अवस्था में देखे हैं आप लोगों ने, होते नहीं होते हैं? ठीक है, यूरिया हो गई, यूरिया आदि, ये कैसे हो गई? ठोस अवस्था में सहसंयोजी यौगिक हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि द्रव अवस्था में कौन से पाए जाते हैं बेटा। द्रव अवस्था में देखते हैं सहसंयोजी यौगिक कौन से द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बेटा, देखो जैसे वाटर है, सबसे पहले तो जल ही पाया जाता है, वाटर है। ठीक है, और शराब होती है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है, मेथनॉल है, बहुत सारी चीज़ होती हैं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा गैस अवस्था में। भैया सहसंयोजी यौगिक क्या गैस अवस्था में भी होती हैं? गैस अवस्था में ये यौगिक गैस अवस्था में ही पाए जाते हैं। गैस अवस्था जैसे बेटा Cl2 क्लोरीन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, बहुत सारी गैस हो गई जहाँ पर ये पाए जाते हैं गैस अवस्था में। ठीक है, अमोनिया हो गई, HCl गैस हो गई, NH3 ये भी गैस होती है बेटा। ठीक है, CO2 ये भी गैस होती है। बहुत सारी गैस होती हैं जो कि सहसंयोजी गुण जिसमें होते हैं, या सहसंयोजी कंपाउंड, सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं जिनमें। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट। ठीक है बेटा, इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात बहुत जल्दी ये गल जाते हैं और वैल्यू बहुत जल्दी जाती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, इनके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे बेटा, देखेंगे इनके कोवलेंट बॉन्ड कमज़ोर होते हैं। ठीक है, इनके कोवलेंट कंपाउंड कमज़ोर होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, हम देखते हैं कि कार्बन के अपर रूप कौन से होते हैं बेटा। आपको पता है वैसे कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं? हीरा एवं ग्रेफाइट होता है, अभी आपको बताया गया है। ठीक है बेटा, अब हम देंगे कार्बन के अपर रूप।
कार्बन के अपर रूप, सुंदर राइटिंग है, ध्यान दो बस। कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन के अपर रूप 2 होते हैं, ठीक है। अपर रूप का मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई तत्व एक से अधिक गुण प्रदर्शित करता है या एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, तो इन जो रूप जो होते हैं उनको बोलते हैं अपर रूप, ठीक है। लिख सकते हो उसको परिभाषा के रूप में, देखो बेटा, जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, ठीक है, जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक, जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है, जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तब इन रूपों को तब इन अलग अलग रूपों को अपर रूप कहते हैं, ठीक है। तब इन अलग अलग रूपों को अपर रूप कहते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे बेटा नई लाइन से, ब्लैक पेन से लिखो बेटा, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। बेटा वैसे आपने कहा था सर जी आप तो 3 से 2 बता रहे थे, 3 कहाँ से आ गए? अब देखो बेटा होते 3 है, लेकिन हम 2 बताते हैं, मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, वैसे होते तो 3 अपर रूप हैं इसके। कौन कौन से होते हैं बेटा? ठीक है, एक होता है हीरा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायमंड, ठीक है, और ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। और तीसरा होता है बेटा फुलेरीन्स। कौन सा होता है? फुलेरीन्स, ठीक है। 3 अपूर्व होते हैं, तीसरा होता है फुलेरीन्स, ठीक है। एक्स्ट्रा टच लिख लीजिए, हेडिंग लेंगे एक्स्ट्रा टच। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, एक्स्ट्रा से फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है बेटा? हीरा। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब बेटा जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगा कर दीजिए लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब, कमेंट कर बताइए बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।